स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? एकदम झमाझम। मालिक ऐसा है, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11, दैट इज अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन मैं इसमें आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन के मूड में नहीं हूँ। इवन मैं जो कंटेंट लेकर आया हूँ ये वही है जो आपको याद दिलाएगा कि हम ये एएस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मैं आपको ब्रांच पढ़ा रहा था, और मैंने उस समय इस बात को इंश्योर किया था कि एएस 11 का मेजर पोर्शन मैं आपको वहीं पढ़ा दूं, क्योंकि बिना उसको समझे आप फॉरेन ब्रांच समझ ही नहीं सकते थे। तो वो मैं सिर्फ घास नहीं काट सकता था, तो मैंने आपको प्रॉपरली बकायदा 3 दिन लेकर सिर्फ एएस 11 ही पढ़ाया था, और अगले 2 दिनों में हमने पूरे बचे हुए क्वेश्चन करे थे एएस 11 में फॉरेन ब्रांच के। तो बस रिकॉल करने का समय है। हम जल्दी से तेजी से 2 लेक्चर्स में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समअप करेंगे, और एग्जाम्स में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सो फार, बता दूं आपको, पिछले 6 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 बार ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो स्पेसिफिक एएस के क्वेश्चन है। बाकी फॉरेन ब्रांच उसके अलावा 2 बार और आ चुका है। मतलब पिछले 6 अटेम्प्ट में जो नया सिलेबस है इंटर का, उसमें 4 बार इनडायरेक्टली एएस 11 आ चुका है। 2 बार स्पेसिफिकली 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, और 2 बार फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आया है। और वो स्वाभाविक है, वो तभी आपसे बनेगा जब आपको एएस 11 आता है। पर अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये आपके सामने ऑलरेडी एक बार हो चुका है। एएस 11 अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज 3 मेजर सेगमेंट में बटा है। पहला है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। दूसरा है फॉरेन ऑपरेशन, और तीसरा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सरकार, पहले ये बताओ कि ये क्या है क्या अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज, क्या है क्या, बताओ ना। तो सर बहुत सिंपल सी एक बात है। एक समय था जब बिजनेस बड़े लिमिटेड थे, दायरे बड़े संकुचित थे। हम अपने शहर में अपनी दुकान खोल के बैठते थे, कहीं इंदौर से माल खरीद के लाते थे हम, मतलब छोटे शहर के लोग। इंदौर में बहुत सारे बड़े बड़े थोक वाले लोग थे। इंदौर में अपनी अपनी खुद की मिलें थी, इंदौर की खुद की मिल थी, अरविंद मालवा मिल थी, सेंचुरी की मिल थी, हुकुमचंद मिल थी। फिर इसके अलावा ऐसे ही मुंबई में बड़ी बड़ी मिलें थी, और यहाँ से सब चीज़ें बनती थी और बिकती थी। लोकल लेवल पे काम था, छोटे लेवल का काम था। 90s के दौर में भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, और हमने यानी देश ने विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री दी कि आओ साहब भारत में बिजनेस करो। अब आपको हम ओपन कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट, धीरे 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 धीरे। अब बैंकिंग के लिए भी, इंश्योरेंस के लिए भी, सबके लिए धीरे धीरे दरवाजे खुलते जा रहे हैं। तो जब ये एक्सपांशन का समय आया, ग्लोबलाइजेशन का समय आया, तो अब विश्व एक गांव बन गया। ऐसे ही बोलते हैं, नाउ द वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज। यहाँ के व्यापारी बाहर गांव जाके बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग अपने रिसोर्सेस, अपने जो संसाधन हैं, असेट्स और माल और पैसे की ज़रूरतें वहाँ से पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सारा माल एक्सपोर्ट होकर विदेशों में जा रहा है। और जब ये हो रहा है तो समस्या एक आ रही है, वो है कि सरकार भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड, अपन भारत के लोग हैं तो अपन भारत की बात करेंगे, अपन अकाउंटिंग भी भारत की कंपनी करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग भारत में ही सर्व करने वाले हैं, कुछ होंगे जो विदेशी कंपनियों को सर्व करें, कोई बुराई नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि आप भारत से बाहर जाएं, अदरवाइज अगर आप भारत में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भैया अब जब विश्व एक ग्लोबल विलेज है और यहाँ की कंपनी विदेशों में जाके काम कर रही हैं, विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे आके काम कर रही हैं, हम यहीं पे रहते हुए बहुत सारे सौदे, बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो दूसरे देशों के कंपनीज हैं उनके साथ किए जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत सेम ही महान है, खासतौर से फाइनेंशियल मार्केट में, इकोनॉमिक मार्केट में। उसका राजा तो साहब यूएस है, फिर चाइना है, फिर दूसरी कंट्रीज है, और हमारी कंट्री डेफिनेटली बोलते हैं कि सर
5 कौन सी पता नहीं जीडीपी कौन सा क्या बोलते हैं यार, समझ में याद नहीं आ रहा कि साहब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है इंडिया, तो वो पीछे छोड़ती जा रही है धीरे धीरे सबको। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आज भी साहब नाम तो डॉलर का ही चलता है। फिर अब जो हमारी चाइना पड़ोसी हैं वो भी बहुत तेजी से ग्लोबल लेवल पर उभर कर आ रहे हैं। फिर कुछ हमारे ऊपर जिन्होंने 200-250 साल राज किया था, यूके, फिर यूरोपियन यूनियन, उनकी अपनी एक कॉमन करेंसी यूरो, जापान के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी अपनी करेंसी येन, कहीं मिडिल ईस्ट में चले गए तो वहाँ पे दुबई की में दिरहम चलता है, तो कहीं पे कुछ बहुत अलग अलग तरह की करेंसीज चलती हैं। सब देशों की अपनी अपनी करेंसी, पाकिस्तान की भी अपनी करेंसी है, बिल्कुल। तो ये जो करेंसीज हैं, इनसे उन रिस्पेक्टिव देश में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, वो उनके रिस्पेक्टिव देश की जो रिपोर्टिंग करेंसी है उसमें होते हैं। जैसे भारत में अगर हम काम कर रहे हैं तो भारत की रिपोर्टिंग करेंसी INR, इंडियन रुपी है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सिंगापुर की सिंगापुर डॉलर है, ऐसे सबके अपनी 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 करेंसीज हैं। अब हम अगर अपने दायरे फिक्स कर लेंगे, नहीं भैया हम तो अपने इतने दायरे में ही काम, वो अपने दायरे फिक्स कर लें, वो अपने दायरे फिक्स कर लें, वो अपने दायरे फिक्स कर लें, तो फिर ये जो ग्लोबल बिजनेस वाली बात है वो तो खत्म हो जाएगी। तो ग्लोबली जब बिजनेस हो रहे हैं तो करेंसी तो पूरे विश्व की एक नहीं है, बिटकॉइन हो सकती है अभी तो, लेकिन एक्चुअली वो ऑफिशियली बहुत जगह तो नहीं है, भारत में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी कोई करेंसी नहीं है जो ग्लोबली सब लोग, सारे देश एक करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी करेंसी सर, उनकी अपने अपने वैल्यूएशंस भी हैं जो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट भी करते हैं, रोज फ्लक्चुएट करते हैं। हम देखें तो डॉलर, हम ऐसा पढ़ते थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कि साहब 1947 में $1 1 रुपये के बराबर था। आज साहब ये हालत हो गई कि $1 में लगभग 75-76 रुपीस आ जाते हैं, यानी रुपीस हैड बीन डिवैल्यूड 75 टाइम्स एज कंपेयर टू डॉलर, या डॉलर हैड बीन स्ट्रेंथन बाय 75 टाइम्स एज कंपेयर टू रुपी, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे अलग अलग करेंसीज हैं अलग अलग देशों की, ये सब देश अपनी अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। भारतीय कंपनी भारत में काम कर रही है और उसका मेजर काम, अगर भारत में काम कर रहे हैं तो उसका मेजर काम उसके देश की जो रिपोर्टिंग करेंसी है दैट इज INR, इंडियन रुपीस में किया जाएगा। लेकिन साहब अगर अब एक भारतीय कंपनी है, उसको मशीन खरीदना है और जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मशीन है वो भारत में नहीं बनती, उससे वो मशीन इंपोर्ट करना है, या तो चाइना से करना है या फिर US से करना है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90% से ज़्यादा मेडिकल की जो मशीनें हैं, चाहे वो MRI की हो, चाहे वो आपकी CT स्कैन की हो, चाहे वो कितनी भी मशीनें हो, सोनोग्राफी की मशीनें हैं, 90% से ज़्यादा मशीनें भारत में इंपोर्ट होके आती हैं। इंडिया इज नॉट एट ऑल आत्मनिर्भर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। दे Absolutely, more than 90% machines are imported. इसमें भी बड़े बड़े नाम हैं, Hyundai is in medical equipment, GE is in medical equipment, Ford is in medical equipment. हाँ, ये सब मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाते हैं। तो ये बड़े बड़े कंपनीज हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, मेडिकल की मशीनें बनाती हैं और वो सब बेचती हैं। यानी भारत में कोई एक मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलना है तो उसमें जितनी मशीनें आ रही हैं उसमें से 90% मशीन इंपोर्ट होके आएंगी। अब सरकार जब आप ये मशीन खरीदने गए तो मशीन खरीदते समय आपके पास 2 विकल्प आए। एक कि आप साहब ये मशीन रुपए में खरीद लो, यानी आप इतने पावरफुल हो कि सामने वाले से बोलो साहब मुझे तो आपको जो कोटेशन देना है वो रुपए में दो, मैं आपसे मशीन रुपए में खरीदूंगा और पेमेंट भी रुपए में करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत में हमारी रिपोर्टिंग करेंसी जिसमें हम अपने खाते बनाते हैं वो रुपए में है और
हम आपसे ये असेट्स भी रुपए में ही खरीद रहे हैं, आपको अगर कोट करना है तो रुपए में कोट करो। ऐसा कितने बार हुआ? अभी करीबन 4-5 साल पहले जब डॉलर के भाव गिर रहे थे तो जितनी इंडियन होटल्स थे, होटल इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने रुपए में बिलिंग करना चालू कर दी, बोले नहीं चाहिए डॉलर। फिर जितनी आईटी कंपनीज थी, दे स्टार्टेड बिलिंग इन रुपीज नॉट इन डॉलर्स। व्हाई? बिकॉज डॉलर इज डिवैल्यूइंग कंसिस्टेंटली। 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आए थे तब तो हालत खराब हो गई थी। खैर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बर्बादी हुई थी, लेकिन हाँ डॉलर डिवैल्यू हुआ तो अपन ने बोला नहीं, हम तो सब बिलिंग रुपए में करेंगे। या अपन इतने मजबूत हो कि यार ऐसी कोई क्वांटिटी में और ऐसा कुछ नंबर्स में माल खरीद रहे हैं कि सामने वाले को अपने झुका दिया कि बॉस तेरे से हम 500 मिलियन डॉलर्स का, मतलब 500 मिलियन डॉलर्स मतलब 500 इंटू 10 लाख यानी 5,000 लाख डॉलर का, $1 की वैल्यू 75 रुपए, तो 3,75,000 लाख रुपए का सौदा करना है। अब तो जो हमें माल बेचना है तो रुपए में बेच, हम तो रुपए में बिलिंग एक्सेप्ट करेंगे और पेमेंट भी रुपए में करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खाते भी रुपए में बना रहा हूं और मैंने ट्रांजैक्शन भी रुपए में किया है। लेकिन साहब होता ऐसा नहीं है। अगर मैं यूएस से कोई चीज खरीद रहा हूं, माल खरीद रहा हूं, कच्चा माल खरीद रहा हूं, मशीन के पार्ट्स खरीद रहा हूं, लोन ले रहा हूं, वहां पे जाकर उनके जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर एडीआर जीडीआर के थ्रू इन्वेस्ट करवा रहा हूं, पैसा उठा के ला रहा हूं या पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वहां पर अपने रुपए की कोई औकात नहीं चलती। नहीं चलती, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या तो इंडिया उस तरह से काम करे जो एक्चुअली अपन लोग करते नहीं। अपन तो एक नंबर के बदमाश लोग हैं, बहुत बड़ा फैक्ट है। जहां मौका मिलता है वहां करप्शन कर देते हैं। सब अपने अपने लेवल पर करप्शन करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार अपने हिसाब से चलते हैं। और टाइम पे 15 अगस्त 26 जनवरी पे हमारे अचानक से देशभक्ति जागती है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो देशभक्ति जागती है, उसके बाद फिर वो सो जाती है। बोले ठीक है, टाइमली आती है, टाइमली चली जाती है, ठीक है। वो अपन फिर माफ करना में उधर चला गया था, वापस से अपन विषय पे आते हैं। तो अपने रुपए की इतनी औकात है नहीं। अब अपने को अगर यूएस से कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वो लोग तो साहब बिलिंग डॉलर में करते हैं। यानी मैंने उनसे माल खरीदा तो भी क्या बोलेंगे, डॉलर में बिल आएगा आपके पास और आपको पेमेंट भी डॉलर में करना है। अगर मैंने उनको माल बेचा तो भी क्या बोलेंगे कि साहब डॉलर में ही बिलिंग करोगे, हम आपको डॉलर में ही पेमेंट करेंगे। हमें पैसों की जरूरत है। हमारे देश में वो डिमांड सप्लाई का रूल है, मांगने वाले ज्यादा देने वाले कम है। इसलिए जब कोई मांगने वाले डिमांड ज्यादा, पैसों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लोग बाग ज्यादा कॉस्ट पर वो पैसा उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे देश में जो ब्याज का रेट है वो हाई है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पर लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज संसाधन है, उनके पास खूब पैसा है, तो वहां पर मांगने वाले लोग कम, देने वाले लोग ज्यादा है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, तो स्वाभाविक है चीपर रेट पर फंड मिलता है। यानी जहां भारत में बिजनेस लोन 10 से लेके 16-17% तक जाते हैं, वहां पर 2-3-4% मैक्सिमम पे लोन बढ़ते हैं। 2-3-4% पे लोन बढ़ते हैं साहब। तो हमें लगा कि नहीं यार, भारत में यार लोन लेने से अच्छा है कि बाहर गांव जाते हैं, यूएस जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, अपन जापान जाते हैं और वहां से लोन उठा के लाते हैं। अब वहां पे जब गए यूएस से तो हमने बोला लोन दे दो रुपए में, बकवास कर रहे हो, हम रुपए में लोन देंगे क्या? नहीं, वी विल गिव यू लोन इन डॉलर्स एंड यू हैव टू पे अस, यू हैव टू रीपे दैट लोन इन डॉलर्स। ब्याज भी हम आपको जो चार्ज करेंगे वो डॉलर में ही चार्ज करेंगे और आपको पेमेंट भी डॉलर में करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से अपने को लोन तो सस्ते भाव में मिल गया, लेकिन एक बड़ी विकट समस्या हो गई कि आज जब लोन लिया तब भाव अलग चल रहा है। अब मान लो जैसे 2018-19 में अगर लोन लिया होता तो कुछ 65-60 रुपए का भाव चल रहा होता। 2021-22 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं, तो सब 75-78 रुपए का भाव चल रहा है। तो अगर 18 में लोन लिया, ब्याज का रेट कम है 3% 4%, लेकिन साहब इन 2 सालों में डॉलर का भाव अगर अपन देखें तो करीबन 18-19% बढ़ गया। यानी अगर आपने 2018 में एक लोन लिया था $1 मिलियन का, यानी 10 लाख डॉलर का, तो उस समय भाव था 65, यानी आपकी लायबिलिटी थी 650 लाख रुपए। क्या बोला मैंने, फिर से बोलूं, $10 मिलियन, 10 मिलियन इंटू 65,
650 मिलियन रुपए। अब 650 मिलियन का मतलब क्या हुआ? तो साहब 10 लाख रुपए में 1 मिलियन आता है, तो 650 मिलियन मतलब इंटू 10 कर दिया तो ये हो गया 6500 लाख रुपए का लोन लिया था आपने 3 साल पहले। ये मैंने डाल दी मेमोरी माइनस में। आज वही $10 मिलियन का जो लोन है, अगर आपने इन 3 सालों में कोई अमाउंट पे नहीं करा तो आज भाव चल रहा है 78, तो 10 इंटू 78 करा तो यही हो गया 780 मिलियन रुपए। 1 मिलियन में 10 लाख यानी 7800 लाख रुपए ये लोन की वैल्यू हो गई। तो आपको बैठे बैठाए 1300 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है अगर आपने लोन फॉरेन करेंसी में लिया है। अब 1300 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 3 साल करूं तो ऑन एन एवरेज 433 लाख रुपए का हमारा हिसाब आ रहा है। 433 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 6500 लाख करूं तो ये आ रहा है लगभग 6%। तो अब 6% आपको एक्सचेंज लॉस हो गया और 3.5% पे आपको लोन मिल गया, तो भी आपकी इफेक्टिव कॉस्ट 10% पड़ी, जबकि भारत में लोन लेते तो 11-12% पड़ता, तो भी आपको महंगा नहीं पड़ा। तो इसलिए ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ये जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, ये बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते समय जो पैसा उठा के लाते हैं वो विदेशों से लाते हैं। तो इस तरह से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड भारत में, अपन भारत की बात कर रहे हैं, मेरा भारत महान, तो रजिस्टर्ड भारत में है, काम भारत में कर रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाले 1956 या उससे पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंसी है INR, वो अपने खाते रुपये से बनाएगा। अब वो खाते बना रहा है रुपए में, लेकिन साहब सौदे कर रहा है डॉलर में, सौदे कर रहा है वो येन में, सौदे कर रहा है वो पाउंड में, सौदे कर रहा है वो यूरो में, सौदे कर रहा है वो दिरहम में, सौदे कर रहा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। तो अब उस केस में क्या होगा? सामने वाले उसने बोला अरे भैया हमारे रुपए चलते हैं, वो बोले हमारे नहीं चलते, और तुम्हें हमसे सौदा करना है तो हमारी देश की करेंसी में करना पड़ेगा, हम तो नहीं कर रहे तुम्हारे साथ। तो बनने वाला सौदा कर लेते हैं यार, वो ज़्यादा जरूरी है, ये हिसाब किताब तो हम समझ लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपने बहुत समझदार लोग, वो कर लेंगे काम। तो इनने साफ सौदा कर लिया। अब जैसे सौदा करा और आए अपने पास अकाउंटिंग की पूछने, बताओ भैया इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि हम तो $1 लाख का माल बेच के आ रहे हैं, अब इसे अपने खाते में लिखना है, कैसे लिखें बताओ, बताओ भाई कैसे लिखें। सर हम तो साहब $5 मिलियन का लोन लेके आ गए, बताओ इसको, बताओ हम कैसे लिखें। भैया हमने $2 मिलियन की एक मशीन खरीदी जो भारत में अपन ने अपनी फैक्ट्री के अंदर लगा रखी, बताओ क्या करें। यार अपन ने किसी से माल खरीदा है $1 लाख का उधार, बताओ क्या करें। तो एक एंटरप्राइजेस जो भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में रिकॉर्डिंग कर रहा है, भारत में भारतीय रिपोर्टिंग करेंसी में अपने खाते बना रहा है, जब उसने ये सारे ट्रांजैक्शन करे तो वो पूछने आया कि भैया लिखें कैसे, क्योंकि हमें लिखने खाते रुपए में है, लेकिन सौदे करके आए हैं काय में, अदर देन रुपए में। तो उस समय AS11 जो ICAI ने इशू किया और टाइम टाइम पे उसने रिवाइज किया, अमेंड किया, उसके पहले सेगमेंट ने बोला कि टेंशन मत लो भाई है, टेंशन मत लो, ये लो साहब हम बताएंगे आपको कि अगर एक रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस है जो अपने खाते कायम में डॉलर में नहीं INR में बना रहा है, जब वो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेगा, यानी डॉलर में करेगा, पाउंड में करेगा, येन में करेगा, तो वो इन ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन वाले दिन अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा हम बताएंगे। और अगर ये ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड करे और ये जो हमारी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च मान लो 21, और उस दिन तक ये खाते, ये ट्रांजैक्शन सेटल नहीं होते हैं और उसके कारण से बैलेंस शीट डेट पर कोई फॉरेन करेंसी में लायबिलिटी या असेट्स अराइज होती है, तो उसे कैसे रिपोर्ट किया जाएगा ये हम बताएंगे। तो सेगमेंट फर्स्ट ऑफ AS11 रिकमेंड अस अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। अब सरकार बताओ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो आप याद करो, रिकॉल करो, अपन ने सब डिस्कस किया है। सर माल बेचना हो सकता है,
सर्विसेज रेंडर करना हो सकता है, माल खरीदना हो सकता है, सर्विसेज लेना हो सकता है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हो सकता है, लोन लेना हो सकता है, लोन देना हो सकता है, इन्वेस्टमेंट खरीदना हो सकता है, अपने इक्विटी का इश्यू हो सकता है, इश्यू ऑफ इक्विटी हो सकता है, इश्यू ऑफ इक्विटी और डेट इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज थ्रू ADR, GDR एक्सेट्रा। तो मालिक ये जब ट्रांजैक्शन हम फॉरेन करेंसी में करेंगे तो उस समय सबसे पहला और बड़ा सवाल उठेगा कि सर बसंत तो मचा के आ गए, डॉलर में ट्रांजैक्शन करके आ गए, यूरो में ट्रांजैक्शन करके आ गए, रिकॉर्ड कैसे करें? हाउ कैन वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कैसे करें? तो AS लेवल बोला टेंशन मत लो, कितनी सिंपल सी तरीका बता रहा हूं। जिस दिन ये सौदा करा उस दिन जो भाव प्रिवेल कर रहा था एक्सचेंज का, यानी आपने डॉलर में माल बेचा ना, बोले हाँ चलो एक काम करो, आप मान लो कि इसका पेमेंट अभी के अभी आ गया, मान लो नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया, मान लो बस आ गया, तो ये डॉलर के आप रख सकते हो घर में, फेमा के अंदर हो जाओगे, फेमा में अंदर हो जाओगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारतीय या कोई कंपनी भारतीय एक निर्धारित राशि से ज्यादा अमाउंट फॉरेन करेंसी का अपने पास नहीं रख सकती। कलेक्शन का हिसाब है तो ठीक है, बिजनेस हो रहे हैं तो आपके फ्रीक्वेंटली लोग बाग आ जा रहे हैं तो आपको एक लिमिट फिक्स कर दी जाएगी। अगर आपने उससे ज्यादा लिमिट का फॉरेन करेंसी अपने पास रखा तो फेमा में आप अंदर जाओगे या आपकी कंपनी डायरेक्टर अंदर जाएंगे। तो आपने अगर $1,00,000 का माल बेचा है और आपकी खीसे में, आपकी जेब में आज $1,00,000 पड़े हैं, तो आपको भाग के जाना पड़ेगा मनी चेंजर के पास। ये जितने भी बड़े बड़े बैंक से इन सब ने लाइसेंस ले रखे मनी चेंजर के, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के। आप जाओ HDFC बैंक के पास और उससे बोलो ये $1,00,000 पकड़ो, मुझे पैसा दो। तो सिंपल हिसाब, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया, अगर ये ट्रांजैक्शन के बदले में आपको आज डॉलर मिला होता तो आप इसे लेके जाते भाग के कहां पे? बैंक के पास, और बैंक आपको इन डॉलर्स के बदले में क्या देता? रुपए आपके खाते में क्रेडिट कर देता। तो बताओ, अगर आज आपको डॉलर मिलता और ये डॉलर आप बैंक में जमा करके आते तो बैंक आपको कितने पैसे देता? रुपए में। सर इसको क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में बोलते हैं स्पॉट रेट। स्पॉट रेट मतलब जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उस दिन जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन डॉलर एंड रुपीज, बिटवीन पाउंड एंड रुपीज, बिटवीन यूरो एंड रुपीज, बिटवीन येन एंड रुपीज, बिटवीन ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड रुपीज, उस रेट पर आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर डालो। जैसे समझो हमने $1,00,000 का माल बेचा है। कब बेचा सर? हमने माल बेचा है 31 जुलाई 2021 को। 31 जुलाई 2021 को हमने पता लगाया, ऐसे उठाया मोबाइल और पता लगाया। कितना सिंपल है देखो, एक्सचेंज रेट ले अभी बताते हैं। एक्सचेंज रेट ऑफ US डॉलर इन रुपी। बताओ भैया क्या है एक्सचेंज रेट? तो भैया डायरेक्ट कोड मिला है कि एक इंडियन रुपीस में $0.013 आएंगे। सर इसका मतलब क्या? मतलब रुपए की औकात बहुत कम है, $1.1 के बराबर भी नहीं है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.013 करा तो ये आ रहा है लगभग ₹76.92। इनडायरेक्ट कोड अगर हम देखें तो ₹76.92 लगभग। ठीक है, तो ₹76 ₹76.92 इज द वैल्यू ऑफ डॉलर इन टूडेज टर्म। यानी $1 लेके अगर आप बैंक भागोगे तो बैंक आपको लगभग 77 रुपीज प्रोवाइड करने वाला है। तो आपने कितने डॉलर का माल बेचा है? $1,00,000 का। तो मल्टीप्लाई करो 1,00,000, तो आप बोलोगे साहब 76,92,307 रुपए का सौदा हुआ है आज। जिस दिन आपने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया उस दिन जो रेट प्रिवेल कर रहा था उस रेट पर आप इस सारे ट्रांजैक्शन को रुपीस में कन्वर्ट कर लो। आप बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। यानी जैसे आपने माल बेचा तो आप क्या लिखोगे? सौदा हुआ है डॉलर में, आपने उधार माल बेचा है, सौदा डॉलर में हुआ है, सामने वाली पार्टी आपको डॉलर में ही पेमेंट करेगी, बिलिंग भी आपने डॉलर में करी है। लेकिन साहब आप अकाउंटिंग डॉलर में नहीं कर सकते ना। आपकी बुक्स में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आपके खाते चल रहे हैं, आप जैसे ही वहां पर डॉलर लिखोगे
वहीं वो एरर दिखाने लगेगा, एरर ट्रां 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 ट्रां। क्यों? क्योंकि आपने अपने खातों को रुपीस में बनाना है। तो अब उस केस में AS11 ने क्या बोला कि जिस दिन माल बेचा आप एंट्री करो बकायदा, जैसे एंट्री करते हो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। इतना कर लो कि डेटर लिखने के बाद आप ये भी बता दो कि वो डॉलर में है, ताकि आपको याद रहे कि भैया हमने अकाउंटिंग के पर्पज से इसको रुपए में कन्वर्ट तो कर दिया, ऑल्दो ये सेटल तो डॉलर में ही होगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, और क्या करा, बोले 1,00,000 रुपए इंटू 76.92, लगभग 76,92,000 रुपए से आपने ट्रांजैक्शन नोट कर लिया। सर आपने सर्विस रेंडर करी, IT कंपनी जितनी अपनी देश को गर्व उन पे ही है, IT कंपनीज भयंकर सर्विसेज दे रही हैं। हाँ, तो वो जो सर्विसेज दे रही हैं, आज जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगी तो आज का रेट ले लेंगी। इसी को उल्टा अगर हमने माल खरीदा या सर्विसेज ली, हमने फिक्स एसेट्स खरीदी, हमने लोन लिया, हमने लोन दिया, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे, हमने अपनी सिक्योरिटीज वहां इशू करी और उनसे पैसा लेकर आए, कुछ भी करा, तो जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन जो रेट प्रिवेल करेगा आपको उस पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। और उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। अगर आपके एक्सचेंज रेट में कोई भारी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहे हैं और आपके भी ट्रांजैक्शन भर पल्ले से हो रहे हैं, तो आपको एक सहूलियत AS11 ने दी है कि आप एवरेज रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकली एवरेज निकाल सकते हैं, फोर्टनाइट बेसिस पे निकाल सकते हैं, या मंथली एवरेज निकालकर उस पर्टिकुलर अवधि में जितने ट्रांजैक्शन हुए सिमिलर नेचर के उन सबको इस रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि बरातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। अच्छा, शर्त यह है कि आपको ये जो रेट्स है ना, इसमें सब्सटेंशियल फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि देखो सर 76 रुपये 92 पैसे है आज का भाव, कल का भाव 76 रुपये 94 पैसे हो गया, सर परसों भाव 70 रुपये हो गया, तो उसके एक दिन बाद भाव 76 रुपीज 95 पैसा हो गया। यानी जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो लेस देन 1% के अंदर हो रहा है। तो जब आप वेटेबल निकालोगे तो वो उतना ही आएगा, लगभग मोटे तौर पर उतना ही आएगा। तो अगर एक्सचेंज रेट में सब्सटेंशियल फ्लक्चुएशन नहीं है तो आप तो पीरियोडिक बेसिस पर, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस पर भी एवरेज लेकर उस पर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा AS11 ने बोला है, बशर्ते क्या कि सर सब्सटेंशियल चेंज नहीं हुआ हो। सर ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, बोले बात खत्म। अब सरकार एक बात बताओ, मैंने 1 जुलाई 21 को माल बेचा, 3 महीने को उधार दिया, 3 महीने बाद मुझे डॉलर मिल गए, ग्राहक ने डॉलर में पेमेंट करा क्योंकि बिलिंग भी डॉलर में हुई थी। तो 3 महीने बाद जब डॉलर में पैसा मिला तो ये भी तो ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन था माल बेचा, तो एक ट्रांजैक्शन है कलेक्शन किया। तो सर जिस दिन कलेक्शन आया हम फिर पूछे AS11 से, बताओ भज्जा क्या करें, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? तो AS11 सिंपल बोला, इट्स अ ट्रांजैक्शन ना। हमने कहा हाँ, तो जस्ट कन्वर्ट इट एट स्पॉट रेट और लिख डालो। अब लेकिन सर समस्या हो रही है ना इसमें, जिस दिन हमने 1 जुलाई को सेल बुक करी थी उस दिन डॉलर का भाव था मान लो 76 रुपीस पर डॉलर, और आज 3 महीने बाद यानी 1 अगस्त, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर 21 को यही डॉलर का भाव 78 रुपीस हो गया है। तो हमने जब बुक करा था $1,00,000 की सेल को तो हमारी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री हुई थी 76 लाख रुपए से। आज सामने वाली पार्टी ने $1,00,000 ही दिए हैं, बिलिंग भी हमने डॉलर में बनाई थी, लेकिन साहब हम क्या करें, हमारे अकाउंट तो रुपीस में चल रहे हैं। तो उस दिन हमने 76 लाख रुपए 76 लाख रुपीस से सेल बुक कर ली थी और डेटर बढ़ा दिए थे। आज उस बंदे ने बकायदा $1,00,000 पेमेंट करा जिसमें बिलिंग हुआ था, उसके हिसाब से सौदा खत्म हो चुका है, उसके हिसाब से पेमेंट हो चुका है, एवरीथिंग हैड बीन सेटल्ड। लेकिन साहब जब मैं इसी ट्रांजैक्शन को 3 महीने बाद 1 अक्टूबर की जो स्पॉट रेट है 78 रुपीस उस पर रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब समस्या क्या हो गई सर? ओई 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 ओई, समस्या क्या हो गई सर? समस्या ये हुई कि डेटर को जब हमने रिकॉर्ड किया था तो 1 जुलाई को हमने उसको लिखा था 76 लाख पर,
और जब 1 अक्टूबर को उसने पेमेंट करा तो उसने तो $1,00,000 की पेमेंट करा, लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ 78 लाख रुपीस पर। और ट्रांजैक्शन तो सेटल हो गया, लेकिन अकाउंट सेटल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर इन 2 तारीखों पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रेट में वेरिएशन आ गया। तो अब सौदा तो सेटल है, लेकिन खाता सेटल नहीं है। तो फिर AS11 ने क्या बोला कि ये जो डिफरेंस है ना, इसको एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और ईयर एंड पर जो नेट एक्सचेंज डिफरेंस आए उसे अपने लाभों पे चार्ज कर दो, उसे अपने लाभों पे चार्ज कर दो। क्या बोला फिर से बताओ? मैंने करंट अकाउंटिंग ईयर में 1 जुलाई को माल बेचा, 1 जुलाई 21 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आता है। हाँ सर। तो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुआ 21-22 में, और 3 महीने का क्रेडिट दिया था, तो 1 अक्टूबर को पैसे आ गए, 1 अक्टूबर 21 को पैसे आ गए, तो सर ये भी अकाउंटिंग ईयर 21-22 में ही आया। यानी ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट भी 21-22 में हुआ और सेटल भी 21-22 में हो गया। बताओ क्या ये डेटर बैलेंस शीट तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, पहुंचने नहीं देंगे अपन। 1 अक्टूबर को अपन ने इसको निपटा डाला तो ये बैलेंस शीट में नहीं पहुंचेगा। तो मतलब ये जो हमारा ट्रांजैक्शन था ये बैलेंस शीट डेट से पहले ही सेटल हो गया, तो बैलेंस शीट में इसकी कोई दखल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने तो साहब ये माल 1 फरवरी 22 को बेचा है और 3 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, तो इसके बदले में जो पैसा मुझे मिलने वाला है वो तो मिलेगा 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई को। 1 मई को मिलेगा, 1 मई 22 को। लेकिन सर 1 मई 22 तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 कैसे बन जाएगी? सेल करी मैंने 21-22 में और कलेक्शन आएगा इसका 22-23 में। ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड इन 21-22 but settled in 22-23, and because of this it will result to some asset or liability on my reporting date, on my balance sheet date. तो अब बैलेंस शीट डेट पर ये डेटर अनसेटल्ड है, और अनसेटल्ड हैं तो दे विल रिजल्ट ईदर द एसेट और द लायबिलिटी। तो फिर सवाल उठेगा कि अब आप इन डेटर्स को, इन क्रेडिटर्स को, इन लोन को, इस फिक्स एसेट्स को, इस इक्विटी को, इस इन्वेस्टमेंट को कौन से भाव पे लिखोगे भैया? क्योंकि आपने एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया था जिसके रायते आपने बैलेंस शीट डेट तक नहीं समेटे हैं, और उस कारण से बैलेंस शीट डेट पर एक फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी अराइज हो रही है जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोट हुई थी, रिकॉर्ड हुई थी, ट्रांजैक्ट हुई थी। अब क्या करें सर? देखो सर, डेटर क्रेडिटर तो ऐसे हैं कि साल के दौरान रेस होंगे, साल के दौरान खत्म भी हो जाएंगे। बस कुछ डेटर और कुछ क्रेडिटर जो साल के अंतिम दिनों में, अंतिम महीने में हम जिनसे माल उधार खरीदेंगे या बेचेंगे और उनको 1 महीने से ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे रखा है, तो फिर वो बैलेंस शीट में देखेंगे। अदरवाइज तो 80-90% तो डेटर और क्रेडिटर ओरिजिनेट भी होंगे सेम फाइनेंशियल ईयर में और सेटल भी हो जाएंगे सेम फाइनेंशियल ईयर में, और उसके कारण जो प्रॉफिट लॉस अराइज होगा वो भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर आपने एक मशीन खरीदी है, अब जैसे इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है, भी सरकारी सुपर स्पेशलिटी, जबरदस्त 12-14 फ्लोर की बिल्डिंग है और अच्छा हॉस्पिटल है अभी तक तो। खैर मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन उसकी जो पिक्चर्स आती हैं वो बड़ी अच्छी आती हैं। और उसमें मशीनें कौन सी लगी हैं? ये Hyundai, हाँ सीरियसली। अब ये सारी एसेट्स तो डॉलर में खरीदी थी, और ये एसेट्स आज नहीं अगले 5 साल तक बैलेंस शीट में आने वाली हैं। तो सरकार ये वाली एसेट्स तो ऐसी हैं जो फॉरेन करेंसी में डील की गई थी और अगली कई बैलेंस शीट तक हमारी बैलेंस शीट में दिखने वाली हैं। इनका क्या करोगे? इन्हें कैसे बुक्स में रिप्रेजेंट करोगे? आपने कोई लोन लिया है, लोन लिया इसी साल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 21 को, चुकाना है अगले 5 साल में, तो भैया ओरिजिनेट तो इस साल हुआ, टर्मिनेट होगा वो अगले 5 साल में। तो इट विल रिजल्ट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड इन फॉरेन करेंसी। तो फिर सवाल उठेगा
कि जिस वैल्यू पर इसको ओरिजिनली रिकॉर्ड किया था उसी को चलने दे बैलेंस शीट में, या इनकी वैल्यू को आज के भाव पे कन्वर्ट करें। अब आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैंने अपन दोनों ने मिलके $1,00,000 का लोन लिया। जिस दिन लोन लिया था उस दिन भाव था 65, तो मेरी बुक्स में 65 लाख रुपए की लायल्टी रिकॉर्ड हो गई। बैलेंस शीट डेट पर मैंने उसमें से एक नवा पैसा, अपन ने एक नवा पैसा पे नहीं करा है, पूरा की पूरा लोन एज इट इज पड़ा है साहब। आज बैलेंस शीट में वो लोन दिखाना है, और वो लोन आपने डॉलर में लिया और चुकाना भी डॉलर में है। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो कि अगर वो डॉलर का लोन आज चुकाना पड़े तो आज आपका काम क्या 65 लाख में हो जाएगा, या आज का भाव तो सर 76.92 है। आज आपकी लायल्टी की वैल्यू कितनी है? 65 लाख। वो तो गए जमाने की बात हो गई। आज आपकी लायल्टी की वैल्यू 76.92 लाख है। क्या बोलते हो? 65 लाख पे दिखा के दुनिया को धोखा दे, नहीं हमारा लोन तो 65 लाख का है। अरे बाबू आज पेमेंट करना पड़ा तो 77 लाख रुपए निकलने वाले जेब से। तो आप अपने रीडर को क्या दिखाना चाहते हैं? झूठ, भ्रम या सच्चाई कि आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है। और ये बात बोधवे है, नुकसान है तो कहीं फायदा भी होगा। अगर आपने कोई डेटर है, कोई लोन दे रखा है और पैसे डॉलर में रिसीवेबल है, पाउंड में रिसीवेबल है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो भी तो फायदा है। तो आप ऐसा नहीं करो कि सिर्फ कंजर्वेटिव होकर जो नुकसान हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं। क्या करोगे बताओ? क्या दिखाना चाहिए? जो गए साल भाव चल रहा था वो, जो एक्चुअली आज एग्जिस्ट ही नहीं करता, या जो आज भाव है वो जो एक्चुअली आज एग्जिस्ट करता है, ताकि आपका रीडर को समझ में आए कि आपकी फॉरेन करेंसी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू आज इतनी है। हाँ सर, ऐसे करना चाहिए, लॉजिकली ये ठीक लग रहा है। अच्छा, उसमें भी एक बात है, आराम सोचना। मैं फिक्स एसेट्स लाया, लग गए डॉलर, तो लग गए डॉलर, $10 लाख लग गए 2 साल पहले 62 के भाव पे लग गए डॉलर। अब बोलो, क्या उस फिक्स एसेट्स को मैं बेचने की इच्छा रखता हूं, और क्या मैं बेचने वाला हूं डॉलर में, या मैं उसको यूज करना चाह रहा हूं? उसके बदले में उस एसेट्स का सेटलमेंट कल डॉलर में नहीं होने वाला, वो आ गई, हमारी हो चुकी है। अब वो हमें यूज करना है, बस केवल बस लाए थे डॉलर में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो फॉरेन करेंसी से डिनोटेड एसेट्स है। बाकी उसका कोई सेटलमेंट नहीं होना, उसका उपयोग ही होना है। आपने कोई सर्विस ले ली, ये सर्विस लेने के लिए एडवांस पेमेंट कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। अब आपको कल उसके बदले में पैसा नहीं मिलना, कल आपको उसके बदले में सर्विसेज मिलेंगी। अब आप बताओ, whether you are going to settle that transaction? तो आंसर है नो, we are getting benefit of that transaction। भाई अगर आपने माल उधार बेचा, माल उधार खरीदा, भाई अगर आपने बिल पेबल फाड़ा है, एक्सेप्ट करा है, या बिल रिसीवेबल्स आया है आपके पास, भाई अगर आपने कोई लोन दिया या लोन लिया है, तो दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी सेटल्ड इन फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। अंतर समझ में आ रहा है? 2 तरह के एसेट्स और लायबिलिटीज हो रही हैं। एक एसेट्स, अच्छा लायबिलिटी तो सेटल का मतलब, लायबिलिटी का मतलब ये कि सेटल होगी, तो लायबिलिटी तो सेटल होगी। 2 तरह की एसेट्स हो रही हैं, एक वो जिनको आप सेटल करोगे और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा साहब डॉलर में, पाउंड में। और दूसरी एसेट वो जिनको आप यूज करोगे, जिनको आप सेटल नहीं करोगे। मैं साहब बाहर गांव से ये मोबाइल ले आया, मेड इन चाइना है, क्या करें, अब आईफोन भी बताओ चाइना में बन रहे थे, मैं क्या करूं, उस समय मेरी ऑप्शन नहीं था, आईफोन चाहिए था तो वही था। अब मैं हर जगह मेरा भारत मान तो बोल नहीं सकता, भारत में ऐसी कोई क्वालिटी और चीज़ें नहीं बन रही, क्या करूं। तो साहब मैं आईफोन बेचना चाहता हूं, और ये सब मिलता है चाइना में, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है। ऑल्दो इसका जो पेटेंट है वो तो आईफोन यानी एप्पल ने अपने पास करवा रखा है, और वो तो सिलिकॉन वैली में बैठी हुई कंपनी है, सारा प्रॉफिट उनके पास जा रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना, सारा कमा के कहाँ जा रहा है? यूएस। मतलब चाइना इज बेसिकली द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बड़े बड़े कंट्रीज के जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं उनकी फैक्ट्री चाइना में लोकेटेड होती है,
सस्ता लेबर है और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड है, मेहनती लोग हैं, अपने जैसे मक्कार लोग नहीं है। फैक्ट बोल रहा हूँ, बुरी लगे तो लगे, फैक्ट है। तो सरकार ये जो मोबाइल है मैं लाया तो चाइना से हूँ और मैंने इसको चाइना की जो भी करेंसी, में तो मुझे मतलब भी नहीं कि जाने करेंसी कौन सी, सच्ची बोल रहा हूँ। तो जो चाइना की करेंसी है उसमें लेके आ गया, तो क्या अब जाके चाइना में बेचने वाला हूँ या इंडिया में बेचने वाला हूँ? तो उस स्टॉक को जो मैं खरीद कर लाया चाइना से, बेचना तो मुझे इंडिया में, डिस्पोज तो इंडिया में करना है। तो अब आप बताओ साहब, क्या आप इस एसेट को जो इन्वेंट्री है उसको सेटल करने वाले हैं? बदले में आपको कोई पैसे देने वाला है डॉलर में, येन में? नहीं। बेचूंगा भारत में, भारतीय करेंसी में, तो कई टेंशन। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोल रहा हूं कि यही जो डॉलर जो मैं मोबाइल लाया उधार लाया था और बदले में मैंने उसको पेमेंट करना है चाइना की करेंसी में, अभी बैलेंस शीट डेट पे नहीं कराया पेमेंट, तो आएगा कि नहीं आएगा बैलेंस शीट? बोले आएगा सर। तो अब सवाल ये उठता है कि साहब 3 महीने पहले जब आप लाए थे उस समय करेंसी का रेट अलग कुछ था, आज कुछ अलग है, तो शो कैसे करोगे? तो AS11 ने बोला कि भैया आपने जो ट्रांजैक्शन किया है अब उसका रिपरकेशन समझो। तो आगे 2 महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे। एक, जब हम फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट डेट पर अनसेटल्ड, अनअमोटाइज, अनसेटल्ड मतलब लायल्टी और असेट्स की बात कर रहे हैं, रिसीवेबल पेबल की बात कर रहे हैं, तो अनअमोटाइज मतलब अनयूज्ड, मतलब पूरा डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, अमोटाइज नहीं हुआ है, एट ईयर एंड रिजल्टिंग फॉरेन करेंसी एसेट और लायबिलिटी, देन एट विच वैल्यू दे विल अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किस मूल्य पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होंगे। तो सरकार इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेगमेंट ऑफ AS11 क्या बोलता है, जो अपन ने भी बोला कि सर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करो और रिकॉर्ड करो यूजिंग द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। आप इसके आगे लिख सकते हैं प्यार से स्पॉट रेट। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉट रेट। जैसे हमने बोला कि सर ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 21-22, हमने माल बेचा है 1 अक्टूबर को, पैसा कलेक्ट हो गया है 1 जनवरी को, तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ओरिजिनेट भी हुए और सेटल भी हो गए। जिस दिन माल बेचा था उस दिन डॉलर का भाव था 76 और जिस दिन कलेक्ट करा 1 जनवरी 22 को उस दिन डॉलर का भाव था 78। AS11 क्या बोलता है कि भैया ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, और हमने सिंपल बोल रखा है कि ट्रांजैक्शन जिस दिन हो उस दिन का स्पॉट रेट लेकर कन्वर्जन कर दो। और अगर आप पीरियोडिक एवरेज निकालते हैं तो शर्त एक ही है कि इस पीरियोडिक एवरेज के दौरान सब्सटेंशियल फ्लक्चुएशन नहीं आया है, तो आप तो पूरे उस 1 हफ्ते का जितने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हैं उनको एवरेज रेट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो अभी तो हम मान रहे हैं कि कोई एवरेज रेट क्वेश्चन नहीं मिल देने वाला, ये हम पक्का जानते हैं। हमारे जो क्वेश्चन का लेवल होगा उसमें एवरेज रेट नहीं मिलेगा, स्पॉट रेट ही मिलेगा। तो स्पॉट रेट था 76 और जब सिलेक्शन कलेक्शन हुआ तब हो गया 78। तो जब आपने माल बेचा तब आपने एंट्री करी डॉलर, डेटर इन डॉलर, अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितनी 10,000 इंटू 76 7,60,000। जब 1 जनवरी को पैसा आया तब आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। उसने क्या दिए सर? उसने तो $10,000 ही दिए। ये लेके आप भागे बैंक के पास और बैंक से रुपए में कन्वर्ट करके ले आए। जब रुपए में कन्वर्ट हुए तो आपको मिले कितने? 10,000 इंटू 78 7,80,000 रुपये। सेटल हो गया ट्रांजैक्शन, लेकिन खाता बैलेंस नहीं हुआ। तो जो बैलेंस आया दैट विल बी ट्रांसफर टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, और ईयर एंड पर ये एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट नेट किया जाएगा और ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओरिजिनेट एंड टर्मिनेटेड इन सेम फाइनेंशियल ईयर। अब दूसरा, इफ सच ट्रांजैक्शन settled before balance sheet date, then use exchange rate prevailing on the date of settlement, that is date of transaction। ये हो गया खत्म। Resulting exchange loss or gain is transferred to profit and loss account। और अगर आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं तो फिर बार बार आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको एक्सचेंज डिफरेंस खाता खोल देना चाहिए। वहां पर सारा फायदा नुकसान इकट्ठा कर लो जितने ट्रांजैक्शन के हैं और ईयर एंड पर उसका नेट उठा के पेमेंट ट्रांसफर कर दो,
खत्म। If foreign currency transaction remain unsettled, unamortized up to year end, then it will result a foreign currency asset or a liability on balance sheet date. जैसे एग्जांपल अपन ने अभी जो उठाया था उसी बस तारीख चेंज कर दी। मैंने 1 फरवरी 22 को माल बेचा है, 3 महीने का उधार दिया है, पैसा आएगा 1 मई 22 को। तो अब बैलेंस शीट डेट पर मेरी पुस्तकों में अन्य डेटर्स के साथ साथ ये डेटर भी दिख रहा है। ऑल तो दिख वो रुपए में रहा है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि इसके बदले में रुपए नहीं मिलना, डॉलर ही मिलना है। तो अब हम सवाल उठता है कि जो इस दिन भाव चल रहा था उस पे ही बैलेंस शीट में शो करते रहें, या बैलेंस शीट डेट पर जो एक्चुअली रेट चल रहा है कि आज अगर पैसा मिल जाए तो कितना मिलेगा इस 10,000 डॉलर से, वो वैल्यू दिखाएं। तो AS11 ने बोला कि भैया हम आपको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कि रेट कौन सा लेना है, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटू सा काम दे रहे हैं, छोटू सा प्रैक्टिस दे रहे हैं। और वो प्रैक्टिस ये है कि यू हैव टू क्लासिफाई योर फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटीज इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज मॉनेटरी आइटम, यानी ऐसे फॉरेन करेंसी में डिनोटेड एसेट्स और लायबिलिटी जो मनी हेल्ड एसेट या मनी हेल्ड लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसके बदले में एक फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, जितनी लायबिलिटी है वो सब फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट का आउटफ्लो मांगेंगी, चाहे आपने लोन लिया हो, चाहे आपने माल उधार खरीदा हो, चाहे आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो। तो ये जितनी लायबिलिटीज है, जितने पर्सनल अकाउंट हैं, वो सब मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि उसमें आपको एक फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ जो रिसोर्स से पैसा है उसका आउटफ्लो होने वाला है। जबकि जो एसेट हैं दे कुड बी मॉनेटरी आइटम, और जो मॉनेटरी नहीं है दे विल बी नॉन मॉनेटरी आइटम। सीधी सी बात है, जैसे मैं बताऊं, डेटर इज द मॉनेटरी आइटम, बिल रिसीवेबल इज द मॉनेटरी आइटम, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस मॉनेटरी आइटम नहीं है। लोन गिवन इज ए मॉनेटरी आइटम, क्योंकि उसके बदले में फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश मिलने वाला है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? मॉनेटरी आइटम। जो मनी हेल्ड एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जो एक फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश में पेएबल और रिसीवेबल है। यही डेफिनेशन है, एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है मॉनेटरी आइटम। सर जो ये नहीं है वो क्या कहलाएंगे? सर वो कहलाएंगे नॉन मॉनेटरी आइटम। सर एग्जांपल दो। लो साहब एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका फिक्स एसेट। हाँ फिक्स एसेट। क्यों? अरे भाई आप उसको बेचने की थोड़ी लाए, पैसे लग चुके हैं, अब आप उसकी सिर्फ सेवाएं लेंगे, यूज करेंगे, उसको अमोर्टाइज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे ड्यूरिंग द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। तो सर इसको क्या बोलोगे? चूंकि इस एसेट्स के बदले में फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश रिसीवेबल नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन है ही नहीं कभी उसको बेचने का, आपको तो यूज करना था उसको, इसलिए आप उसको नॉन मॉनेटरी आइटम बोलोगे। सर आपकी इन्वेंट्री वो तो बेचने के लिए लाए, लेकिन क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है आपका कि इतने में बिकेगी और इस तारीख को बिकेगी और इसके बदले में इतने पैसा मिलेगा? क्या बोला था? फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश। इन्वेंट्री कब बिकेगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और कितने में बिकेगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। आप ये रख सकते हो कि इससे कम में नहीं बेचेंगे, लेकिन सर वो भी ऐसा कई बार होता है कि उससे कम में भी बेचना पड़ती है, मुहूर्त जैसा बना। तो फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश में इन्वेंट्री कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए ये भी नॉन मॉनेटरी आइटम है। और बोलो सर करंट इन्वेस्टमेंट फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्टेबल है? नहीं, अगर आपके वो कैश इक्विवेलेंट में जा रहा है, याद आ गया ना, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश में पेएबल और रिसीवेबल है, मतलब रिकवरेबल है, तो फिर वो मॉनेटरी आइटम है। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट इन शेयर है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसके बदले में इतने ही रुपए मिलेंगे, ना इससे कम ना इतने ज्यादा, क्योंकि शेयर के भाव तो रोज चेंज हो रहा है। तो फिर उस केस में ऐसी कोई एसेट जिसके बदले में मिलने वाला पैसा फिक्स और डिटरमाइनेबल नहीं है, उसको आप नॉन मॉनेटरी आइटम बोल सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी इक्विटीज, आपने शेयर इशू करे फॉरेन करेंसी में ADR GDR के थ्रू,
अब उसका ट्रेड दो बिलिंग इन्वेस्टर के बीच हो रहा है, वो आपस में खेल रहे हैं। आपके पास तो एक बार पैसा आ गया तो आ गया, आपने पार्क कर लिया पैसा, अब तो कंपनी के समापन पर वो कैपिटल रिपे होगी, तो वो भी नॉन मॉनेटरी कहलाएगी। बाकी जितना लोन है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन जो हैं, ये सब मॉनेटरी आइटम की कैटेगरी में आएंगे।